तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में। कल जब हमने स्टार्ट किया था, कल वाला एक बार थोड़ा सा दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जब हमने आपके डिसऑर्डर स्टार्ट किए थे, हमने कहा था, कल हमने डिस्कस किया था आपकी जेनेटिक डिसऑर्डर। हमने कहा था कि जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनको हम टू कैटेगरीज के अंदर क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। मतलब उसके बाद पहले हमने कहा था कि पहले होते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, एंड सेकंड होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है, जिसमें क्रोमोसोम में कुछ ना कुछ चेंज आता है। लेकिन मेंडेलियन में क्या था कि क्रोमोसोम का नंबर तो सेम रहता है, लेकिन वहां पे जीन्स के अंदर चेंज आता है, जीन्स के अंदर कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन हो जाती है। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 ही रहता है, उसमें कोई फर्क नहीं आता। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहता है कि अगर क्रोमोसोम के अंदर चेंज आ रहा है, 46 से बढ़ गए हैं या फिर यहाँ पे डिक्रीज हो गए हैं, तो अब ये क्रोमोसोम का नंबर जो डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, इसका रीजन क्या है, सबसे पहले यहाँ पे इसको जानते हैं। एक चीज मैं आपको पहले ही बता दूं, आपकी ये फर्स्ट वाली स्लाइड, सेकंड वाली स्लाइड, थर्ड वाली स्लाइड, फोर्थ, हाँ फोर्थ वाली, ये सारी स्लाइड आपके एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। ये जस्ट ओनली समझाने के लिए है, तो आप इसको ओनली जस्ट ओनली अपने कंसेप्ट को मतलब और ज्यादा क्लियर करने के लिए इसको रीड कर सकते हो। बाकी इसके बाद वाला जो है ना, ये आपके एनसीईआरटी के अंदर है। ठीक है, समझ आ गया आपको? तो अब चलो स्टार्ट करते हैं फिर। तो सबसे पहला जो हम बात करें अगर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की, तो हमारे पास ये जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, इसका सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, अगर मैं एक लाइन में डिफाइन करूं, नॉन डिसजंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम। नॉन, जब इक्वल डिवीजन नहीं होती स्पिंडल फाइबर में। हाँ जी, हम जब इक्वल डिवीजन नहीं होती। इक्वल, हाँ मतलब क्रोमोसोम की इक्वल डिवीजन नहीं होती है। यस मैम। सो नॉन डिस्टिंक्शन ऑफ द क्रोमोसोम्स, इसकी वजह से क्या होते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का रीजन ये है, नॉन डिस्जंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अब जैसे मैंने आपको कहा कि नॉर्मल हमारी बॉडी में 46 क्रोमोसोम होते हैं, अब या तो 47 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 44, 48 कुछ भी हो सकता है। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं, जब क्रोमोसोम हमारा कम या ज्यादा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी क्या होती है, क्रोमोसोम का गेन या क्रोमोसोम का लॉस, कुछ भी होना। रीजन क्या है, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। अभी नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम कब होता है, इसको यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम चलो ये वाला डायग्राम देख लेते हैं, काफी ज्यादा इजी है, वन बाय वन। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहली कंडीशन यहाँ पे ये वाली दी गई है। आप सबको पता है कि अभी हम यहाँ पे ओनली मियोसिस की बात कर रहे हैं, एक्चुअली माइटोसिस की वजह से भी क्या होता है, मतलब नॉन डिस्टिंक्शन माइटोसिस में भी होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे ओनली मियोसिस की बात कर रहे हैं, मियोसिस वन। अब आपको पता है कि जो मियोसिस होता है वो कब होता है, जब हमें गैमेट्स का फॉर्मेशन करना होता है। अगर हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल में जब हमें एग का फॉर्मेशन करना है, और अगर हम मेल की बात करें तो वहां पे जब स्पर्म का फॉर्मेशन करना होता है, तभी उसमें क्या होता है, मियोसिस होती है। अब ये जो मियोसिस है आपकी टू फेज के अंदर होती है, एक होती है मियोसिस वन और सेकंड होती है मियोसिस टू। और हमने एक, अगर आपको याद हो, तो मियोसिस वन एंड मियोसिस टू में क्या डिफरेंस होता है, मियोसिस वन में, अच्छा मियोसिस आप ही वन मुझे रिडक्शन बताइए, वाला है। नहीं नहीं, आप मुझे सबसे पहले ये बताइए, मियोसिस वन में कौन सेपरेट होता है, किसका सेपरेशन होता है एनाफेज मैम में? सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं। अच्छा, एकदम गलत बताया वासु आपने। मियोसिस वन सॉरी में मैम। होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होमोलोगस होते हैं, क्रोमोसोम, यस मैम। और मियोसिस टू में कौन सेपरेट होता है? मैम सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमेटिड। हाँ जी, मियोसिस टू में होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। ये बात जहां तक मेरे ख्याल है हम बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो मियोसिस वन होता है, मियोसिस वन में क्या होता है, ये लाइन पढ़िए, होमोलोगस क्रोमोसोम की क्या होती है, सेपरेशन होती है। आप यहाँ पे ये इस डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो, हमारे पास ये वाली तो एनाफेज वाली चीज दिखाई गई है, लेकिन आपको पता है मेटाफेज वन में ये सारे होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्विटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं, और उसके बाद एनाफेज वन में इनका क्या होता है, यहाँ पे सेपरेशन होता है, यहाँ पे पोल की तरफ। लेकिन जो हमारा मियोसिस टू है, यहाँ पे देखिए मियोसिस टू में क्या होता है, हमारे पास ये क्रोमोसोम आपके अच्छी तरीके से यहाँ पे सेपरेट हो गए हैं,
इसके बाद यहाँ पे किसका सेपरेशन होता है, ये वाले क्रोमोसोम, ये देखिए पहले इस तरीके से लाइन होते हैं, तो ये आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, इनका सेपरेशन होता है। तो हम यहाँ पे यही बात डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे इनमें क्या आता है, इनका प्रॉपर सेपरेशन नहीं हो पाता है। एक मिनट, तो यहाँ पे जैसे भी हमने क्या कहा, मियोसिस हमारी 2 फेज में होती है, मियोसिस 1 में एंड आपका मियोसिस 2 में। अब मियोसिस 1 में क्या हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन होता है। तो पहला रीजन यहाँ पे क्या है, एन्यूप्लॉइडी का, कि जब यहाँ पे मियोसिस 1 हो रहा था, ये पहला वाला डायग्राम, तो मियोसिस 1 के टाइम पे ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, इनका प्रॉपर ढंग से सेपरेशन ही नहीं हो पाया, ये सेपरेट नहीं हो पाए। तो नॉन सेपरेशन को ही बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन क्या होता है, डिसजंक्शन का मीनिंग होता है सेपरेशन। तो नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या हुआ, जो सेपरेट नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखिए इसको हाईलाइट किया गया है कि ये वाला देखिए, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है एक साथ ही एक पोल पे जा रहे हैं, पर नॉर्मल कंडीशन पे इसको यहाँ पे जाना चाहिए था, इस इन दोनों में से किसी एक वाले को, जैसे ऊपर वाला नॉर्मल है, नीचे वाला एबनॉर्मल हो गया है। तो ये एबनॉर्मलिटी कब आई है, मियोसिस 1 के टाइम पे। अब यहाँ पे देखिए आप सबको पता है जब भी मियोसिस 1 होती है तो हमें क्या मिलते हैं, 2 सेल मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए जब 2 सेल मिले हमें, तो यहाँ पे इस सेल के अंदर तो आपके 2 क्रोमोसोम आ गए, बट यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने हो गए, यहाँ पे हमारे पास आपके 6 क्रोमोसोम आ गए। अब यहाँ पे देखिए जब मियोसिस 2 होगी, अब यहाँ पे मियोसिस 2 नॉर्मल हुई है, लेकिन मियोसिस 1 के एबनॉर्मल होने की वजह से उसका इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलेगा, मियोसिस 2 का जो रिजल्ट होगा। जब मियोसिस 2 होती है, आपको पता है कि ये वाला सेल भी यहाँ पे 2 सेल बनाता है और ये वाला भी यहाँ पे 2 सेल बनाता है। अब यहाँ पे देखिए इस वाला ये वाला केस देखिए, जब यहाँ पे ये 2 सेल बने, 2 गैमेट्स ही बनते हैं ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से सेपरेशन होता है ना, साइटोकाइनेसिस जब होती है, तो यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम, यहाँ पर भी एक क्रोमोसोम। और ये वाला देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे हम सेल डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है और यहाँ पर भी क्रोमोसोम ऐड हो गया है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो 4 गैमेट जो बने हैं, 4 गैमेट्स बने हैं, ये सारे चारों के 4 गैमेट्स क्या होते हैं, एबनॉर्मल है। अगर आप ध्यान से देखो, जो मेरे पास यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 सेल हैं, वहां पे एक ही क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, और ये जो बाद वाले गैमेट है इसमें एक ही क्रोमोसोम आपका लेस हो गया है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है n+1 n+1 n-1। n+1 का मतलब क्या है कि हैप्लॉइड, n हैप्लॉइड ही बताता है कि हैप्लॉइड के अंदर एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है। और n-1 क्या बताता है, n क्या बताता है, हैप्लॉइड, कि n मतलब हैप्लॉइड के अंदर एक क्रोमोसोम आपका माइनस, मतलब यहाँ पे डिलीट हो गया है, इसी को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अब यहाँ पे समझने वाली चीज क्या है, जब हमारे पास एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है, ऐड हो गया है, जैसे यहाँ पे पहले वाले सेल में, इसे हम एक नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रायाजोमी। तो ट्रायाजोमी क्या होता है, एक क्रोमोसोम का एडिशन होना, ओनली सिंगल क्रोमोसोम, ध्यान रखना पेयर नहीं ऐड हुआ है, ओनली सिंगल क्रोमोसोम ऐड हुआ है। और जब एक क्रोमोसोम डिलीट हो जाता है उसको बोलते हैं मोनोजोमी। मोनोजोमी क्या होता है, एक क्रोमोसोम का डिलीट हो जाना। तो जब मियोसिस 1 में नॉन डिस्टिंक्शन हुआ तो हमें यहाँ पे मोनोजोमी भी देखने को मिल रहा है, हमें यहाँ पे ट्रायाजोमी भी देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे कहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन हुआ था, होमोलोगस क्रोमोसोम इन द मियोसिस 1। अब सेकंड वाला केस देखिए, सेकंड वाला केस हमें क्या बता रहा है। मान लेते हैं मियोसिस 1 यहाँ पे देखिए नॉर्मल हो गई है, ये हमारे पास सेल था, यहाँ पे क्या हुआ, बीच में सेल डिवीजन हुआ, 2 सेल बने, ठीक है, दोनों सेल क्या है, अभी क्या है, नॉर्मल है। अभी अभी हमने कहा मियोसिस 2 में कौन सेपरेट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड का सेपरेशन होता है। अब मियोसिस 2 में यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पर नॉन डिस्टिंक्शन हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब मियोसिस 2 में नॉन डिस्टिंक्शन होता है ना, उसमें 50% चांस हो जाते हैं नॉर्मल होने के, लेकिन 50% चांस यहाँ पे एबनॉर्मल होने के। ध्यान रखना, जब भी मियोसिस 1 में नॉन डिस्टिंक्शन होगा तो जितने भी यहाँ पे गैमेट बनेंगे, सारे गैमेट ही यहाँ पे एबनॉर्मल बनने वाले हैं। कोई भी यहाँ पे 0% चांस है कि यहाँ पे कोई भी आपका नॉर्मल आ जाए। लेकिन जब हमारे पास मियोसिस 2 के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन हो रहा है तो यहाँ पे 50-50% चांस है
कि 50% गैमेट यहाँ पे आपके एबनॉर्मल होंगे और 50% गैमेट यहाँ पे नॉर्मल होंगे। आप खुद ही देख लो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 सेल बने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। अब यहाँ पे देखिए, हाँ लेकिन एक्चुअली इसके भी 2 केस बनते हैं यहाँ पे। मतलब एक चांसेस ये भी है कि 50% नॉर्मल भी बन सकते हैं और एक चांस ये भी है कि 50% आपके एबनॉर्मल, और ये भी हो सकता है कि 100% यहाँ पे आपके एबनॉर्मल ही बने। अब कैसे उसको देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहला केस यहाँ पे ये देखिए मियोसिस 2 में। जब मियोसिस 2 में हमारे पास ये देखो ये वाली नॉर्मल कंडीशन है, हमारे पास पहले 2 सेल बने, उनमें इस तरह के क्रोमोसोम है। अब स्टार्टिंग में आप सबको पता ना कि जब मियोसिस 2 होती है तो नॉर्मली हमारे पास इस तरीके से होते हैं ना क्रोमोसोम पर सेल। मेटाफेज 2 में जब एनाफेज 2 आता है तो ये दोनों ये आपस में क्या सिस्टर क्रोमेटिड है ना, तो ये आपके पोल की तरफ चले जाते हैं, जो हमें ये वाली कंडीशन दिखा रही है। तो यहाँ पे देखिए आप सिस्टर क्रोमेटिड का यहाँ पे सेपरेशन हो गया नॉर्मल तरीके से। तो जब इस सेल ने यहाँ पे 2 गैमेट बनाए तो उन्होंने कैसे बनाए, यहाँ पे लिखा एन मतलब हैप्लॉइड एकदम नॉर्मल वाले हैं। लेकिन साथ वाला देखिए यहाँ पे क्या हुआ। अब हमने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पर कौन सेपरेट होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब यहाँ पे देखिए ऊपर वाले तो एकदम नॉर्मल आपके सेपरेट हो गए, लेकिन नीचे वाले देखिए यहाँ पर नॉन डिस्टिंक्शन हो गया है। अब जब यहाँ पर नॉन डिस्टिंक्शन होगा, अब इससे जो 2 गैमेट बनेंगे, यहाँ पे देखिए एक क्रोमोसोम के अंदर यहाँ पर एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया है n+1, आप देख सकते हो यहाँ पे 3 क्रोमोसोम आ गए हैं, और जो साथ वाला सेल बनेगा यहाँ पे एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया है। तो ये दोनों आपके एबनॉर्मल है और ये क्या है, नॉर्मल है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि नॉन डिस्टिंक्शन इधर साथ वाले में भी हुई थी, तो अगर इसमें भी हुई है तो यहाँ पर भी 100% चांस है कि सारे के सारे गैमेट्स हमें एबनॉर्मल ही मिलने वाले हैं। लेकिन अगर दोनों में से किसी एक के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन हुआ है, एक नॉर्मल है, तो यहाँ पे 50-50% चांस है। तो मियोसिस 2 में जब नॉन डिस्टिंक्शन किसका हो रहा है, सिस्टर क्रोमेटिड का, और मियोसिस 1 के टाइम पे किसका हो रहा है, होमोलोगस क्रोमोसोम का। तो यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन लिखी है। एन्यूप्लॉइडी क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया, क्रोमोसोम का गेन करना या फिर उसका और लॉस करना, कुछ भी हो सकता है। अभी हमने यहाँ पे 2 केस किए, पहला किया मोनोजोमी और सेकंड किया ट्रायजोमी। मोनोजोमी क्या होता है, लॉस ऑफ सिंगल क्रोमोसोम का लॉस होना, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर 3 कंडीशन में देख सकते हो। यहाँ पे लिखा है 2n-1। अब ये 2n-1 क्या है, यहाँ तो हम गैमेट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ पे हम डिप्लॉइड, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे सोमेटिक सेल के अंदर भी नॉन डिस्टिंक्शन होता है जब वहां पे माइटोसिस हो रही है, माइटोसिस के टाइम पे भी तो नॉन डिस्टिंक्शन हो ही सकता है ना, वहां पर भी तो एनाफेज के अंदर क्योंकि सेपरेशन होता है। मियोसिस 2 में हो सकता है तो यहाँ पे भी हो सकता है। हाँ जी बिल्कुल, वही कह रही हूँ कि जब यहाँ पर हो सकता है तो उधर भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये लिखा है कि अगर डिप्लॉइड के अलावा, मतलब डिप्लॉइड सेट में 2n-1 का मतलब है एक सिंगल क्रोमोसोम का लॉस हो गया है। ह्यूमन मोनोजोमिक जाइगोट, तो उनके जाइगोट में कितने क्रोमोसोम आएंगे, 45 क्रोमोसोम्स आने वाले हैं। और ट्रायजोमी क्या होता है, जब गेन हो जाता है सिंगल क्रोमोसोम का, उसे कहते हैं 2n+1। तो जब एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है तो टोटल क्रोमोसोम्स कितने बनेंगे जाइगोट में, 47। सिंपल सी बात है यहाँ पे, है ना। एग्जाम्पल आता है डाउन सिंड्रोम का। तो ये तो था हमारे पास यहाँ पे कुछ बेसिक्स, अब हम इनको पढ़ोगे। अब आपके एनसीईआरटी में ओनली मोनोजोमी और ट्रायजोमी दिया है, पर नलिजोमी और टेट्राजोमी भी कुछ नहीं, ये भी बहुत सिंपल है। क्या यहाँ पर ये बोल रहा है, अगर सिंगल क्रोमोसोम का लॉस हुआ है उसे कहते हैं मोनोजोमी, मतलब 2n-1। डिप्लॉइड क्रोमोसोम से एक क्रोमोसोम आपका डिलीट हो गया, नॉर्मल 46 थे, अगर एक क्रोमोसोम डिलीट हो गया तो कितने बचे, 45 बचे, सिंपल सी बात है। नलिजोमी क्या कहता है, अगर पूरा का पूरा पेयर ही डिलीट हो गया है, तो यहाँ पे लिखा है 2n-2। आप खुद ही सोचो, अगर 46 में से पेयर मतलब 2 क्रोमोसोम माइनस हो गए तो कितने बचे, 44, यही हुआ। तो नलिजोमी में क्या होगा, क्रोमोसोम का नंबर कितना होने वाला है, 44। ट्रायजोमी हमने कर लिया, एक क्रोमोसोम का ऐड होना, नॉर्मल 46 होते हैं, 46 में आप एक क्रोमोसोम ऐड कर दो, कितना हो जाएगा, 47। यहाँ पे वही वाली कंडीशन है। टेट्राजोमी कहता है कि अगर 1 पेयर ही ऐड हो जाए, पूरा पेयर ही, तो यहाँ पे कंडीशन लिखिए 2n+2, मतलब डिप्लॉइड के अंदर पूरा पेयर ही ऐड हो गया है, तो कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 48।
ठीक है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में ओनली मोनोजोमी और ट्रायजोमी के बारे में ही मेंशन किया गया है, नलीजोमी और टेट्राजोमी के बारे में मेंशन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट वाला डायग्राम भी आप देख सकते हो, यहाँ पे सारी चीजें वही है जो भी अभी हमने आपके पीछे की। यहाँ पे भी सारी वही कंडीशन दिखाई गई है कि जब हमारे पास मियोसिस 1 के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही है, और सेकंड केस दिया गया है कि जब नॉन डिस्टिंक्शन हो रहा है मियोसिस 2 में। मियोसिस 1 में आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास कितने क्रोमोसोम थे पर सेल, 2 क्रोमोसोम थे। अब यहाँ पे मियोसिस 1 हुआ और मियोसिस 1 में यहाँ पे देखिए 2 सेल बने। अब एक ही सेल में दोनों के दोनों क्रोमोसोम चले गए, एक क्रोमोसोम बेचारा हमारा क्या हो गया, एकदम खाली, डिलीट हो गया, पूरा का पूरा यहाँ पे जीरो, कोई क्रोमोसोम्स नहीं है। जब यहाँ पे मियोसिस 2 हुई तो इसने 2 सेल बनाए, यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है पर सेल, देख सकते हो आप यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखिए कोई क्रोमोसोम ही नहीं है। अब यहाँ पे जब गैमेट्स बने, देखिए अब यहाँ पे समझने की कोशिश करना पे क्या क्या बातें लिखी गई है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो 4 जो बने थे, यहाँ पे ये स्पर्म बने हैं, गैमेट्स ही बनते हैं ना मियोसिस के टाइम पे, ये 4 स्पर्म बने हैं 50% स्पर्म के पास, यहाँ पे ये वाला मतलब ये वाले क्रोमोसोम्स हैं और 50% गैमेट्स हमारे पास ऐसे हैं। अब जब यहाँ पे ये वाला देखिए, ये आया नॉर्मल गैमेट, एग आ गया, एकदम नॉर्मल है, आप देख सकते हो सिंगल है, हैप्लॉइड है, और यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया है या तो डिलीट ही हो गया है। जब नॉर्मल गैमेट इन दोनों में से किसी के साथ भी फ्यूज करेगा तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होने वाला है। पहला केस मानते हैं, पहला केस मानते हैं कि ये जो नॉर्मल गैमेट था यहाँ पे इस वाले के साथ फ्यूज हुआ है, और सेकंड मानते हैं कि नॉर्मल गैमेट इस नीचे वाले के साथ यहाँ पे फ्यूज हुआ है। फ्यूजन को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। अब अगर ये पहला केस ये हो रहा है कि हमारा जो एग जो था वो इन दोनों में से किसी स्पर्म के साथ फ्यूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिए जाइगोट के अंदर क्या कंडीशन बनेगी, ट्रायाजोमी, एक क्रोमोसोम ऐड हो जाएगा 2n+1। और दूसरा केस देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हमारे नॉर्मल गैमेट इसके साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 क्रोमोसोम लेस हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2n-1, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम आएंगे 45 और यहाँ पर क्रोमोसोम आएंगे 47। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ए वाला क्लियर हो गया। यस मैम, प्रोजेनी की फॉर्मेशन होगी किसी में? प्रोजेनी की फॉर्मेशन देखिए, जो हमारे पास अभी मैं कुछ डेटा रीड कर रही थी, वहां पे था आपका कितना 8 to 20% था। उन्होंने ये कहा, डेटा हमें ये बताता है कि 8 से 20% में जो मिसकैरेज होते हैं ना, उनका रीजन यही वाला होता है कि अगर हमारे पास कभी भी ट्रायजोमी, मोनोजोमी या फिर आपका टेट्राजोमी या फिर नलीजोमी वाली कंडीशन होती है तो 20% मतलब इतने चांसेस है कि जो भी बच्चा होता है उसका मिसकैरेज हो जाता है, प्रेगनेंसी का मिसकैरेज हो गया, लेकिन बाकी चांसेस है कि बच्चा सरवाइव भी कर जाता है। लेकिन जब सरवाइव करता है तो उनके अंदर क्या आते हैं, बहुत ज्यादा अपीयरेंस में मतलब मॉडिफिकेशन आती है, वो आप इजिली देखकर पहचान सकते हो। अब उसमें भी चांसेस है कि उसमें भी क्या होता है, कुछ परसेंट लोग हैं जिनकी कुछ टाइम बाद ही डेथ हो जाती है, मतलब पैदा होने के बाद, और कुछ चाइल्ड ऐसे होते हैं जो सरवाइव जरूर करते हैं लेकिन ज्यादा लंबे टाइम तक सरवाइव नहीं कर पाते। और अगर मान लेते हैं कि सरवाइव कर भी रहे हैं तो उसमें क्या होता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, स्टेराइल होते हैं, मतलब इनकैपेबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। अभी हम वो सारे केस पढ़ने वाले हैं, आपने पढ़े भी होंगे, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, आपका लाइनफिल्टर सिंड्रोम, इस तरीके कितने सारे सिंड्रोम होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी के अंदर ओनली 3 ही सिंड्रोम दिए हैं। अगर आप एडिशनल पढ़ना चाहो ना तो बहुत सारे सिंड्रोम है, क्राई टू चैट सिंड्रोम, मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। लेकिन क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में चांसेस होते हैं कि बच्चा सरवाइव नहीं कर पाता है, चांसेस यहाँ पे डेथ के होते हैं या फिर एबनॉर्मल होने के होते हैं। ठीक है, तो पहला केस तो यहाँ पे ये वाला था। अब सेकंड केस देखिए, अगर यहाँ पे मियोसिस 2 के अंदर नॉन डिस्टिंक्शन हो रहा है, अब यहाँ पे भी देख सकते हो मियोसिस 1 देखिए एकदम नॉर्मल है, पर सेल यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है, 2 सेल बना है, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम, यहाँ पे 1 क्रोमोसोम, होगी रिडक्शनल डिवीजन एकदम नॉर्मल। अब देखिए जब मियोसिस 2 हो रहा है, मियोसिस 2 होने के टाइम पे ये देखिए ये वाला सेल, इसने एकदम यहाँ पे मियोसिस 2 नॉर्मल किया है, नॉर्मल गैमेट है दोनों के दोनों। लेकिन जो ऊपर वाला सेल है यहाँ पर नॉन डिस्टिंक्शन हो गया है, 2 सेल बने हैं लेकिन एक सेल के अंदर ही दोनों के दोनों क्रोमोसोम चले गए,
और एक बेचारा यहाँ पे खाली रह गया। अब वही अगेन वही बात है, नॉर्मल गैमेट आता है, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं एग एकदम नॉर्मल आया है, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये एग भी हो सकते हैं और ये हमारे पास ये स्पर्म भी हो सकता है। फर्टिलाइजेशन हुआ, लेकिन एक्चुअली मैं आपको इसलिए यहाँ पे कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि जब एग बनता है तो चारों में से एक ही फंक्शन होता है, मियोसिस मतलब मियोसिस से हमें एक सिंगल एग ही मिलता है, हमें चार नहीं मिलते, यहाँ पे फंक्शन नहीं मिलते। तो देखिए यहाँ पे जब फर्टिलाइजेशन हुआ, अगर ये नॉर्मल गैमेट इन चारों में से किसी के साथ भी फ्यूज करता है तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चांसेस बनते हैं। आपको देखो ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर मियोसिस 1 में नॉन डिस्टिंक्शन हो रहा है तो जितने भी चाइल्ड बनेंगे वहां पे ट्रायजोमी और मोनोजोमी वाले बनेंगे, कोई भी नॉर्मल नहीं बनेगा। लेकिन अगर मियोसिस 2 के टाइम पे नॉन डिस्टिंक्शन हुआ है तो चांसेस यहाँ पे ट्रायजोमी के भी है, मोनोजोमी के भी है और यहाँ पे नॉर्मल डिप्लॉयड के भी है, कुछ भी चांसेस हो सकते हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो। अब देखिए अगर ये नॉर्मल गैमेट इनके साथ फ्यूज कर रहा है, अगर इसके साथ करेगा पहले वाले के साथ तो क्या कंडीशन बनेगी, मोनोजोमी, एक क्रोमोसोम लेस हो जाएगा मतलब 45 क्रोमोसोम। अगर ये सबसे पहले वाले के साथ इसके साथ फ्यूज कर रहा है तो ट्रायजोमी बनेगी 2n+1। अगर इन दोनों के साथ फ्यूज करेगा तो यहाँ पे नॉर्मल डिप्लॉयड जाइगोट बनेंगे। ठीक है, समझ आ गया ये बात। मियोसिस 1 एंड यस मियोसिस 2 में मैम। अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉन डिस्टिंक्शन हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्या केस बनने वाले हैं। अब ये वाला केस देखिए, अगर नॉन डिस्टिंक्शन कहाँ पे हो रहा है, माइटोसिस के टाइम पे हो रहा है। अब कहाँ पे होगा, सबको पता है एनाफेज में, क्योंकि जब हमारे पास आपका मेटाफेज वाली स्टेज आती है सारे क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इक्विटोरियल प्लेट पर अलाइन होते हैं, और जब एनाफेज होता है वहां पे सिस्टर क्रोमेटिड क्या कर जाते हैं, सेपरेट कर जाते हैं। तो यहाँ पर वही है, जब माइटोसिस हो रही है पर सेल यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 2 क्रोमोसोम है। देखिए यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन हुआ, एक के अंदर ओनली सिंगल क्रोमोसोम गया और यहाँ पे 3 क्रोमोसोम चले गए। अब यहाँ पे देखिए जब सेल का प्रोलिफरेशन हो रहा है, अब माइटोसिस में तो यही होता है ना, यहाँ पे देखिए सारे सेल यहाँ पे कैसे बन रहे हैं, सोमेटिक क्लोन बने कैसे, मोनोजोमी, एक क्रोमोसोम लेस, और यहाँ पे कैसे बन रहे हैं, ट्रायजोमी 2n+1। तो ये जितनी भी कंडीशन है ना हमारे पास यहाँ पे नॉन डिस्टिंक्शन माइटोसिस के टाइम पे, मियोसिस के टाइम पे, यही वाले डिसऑर्डर आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। अब अगर आप यहाँ पे इसको पढ़ना चाहोगे, यहाँ पे सारी बातें वही लिखी है, ये आपके लिए, आप इनको खुद पढ़ना, ऐसे मैंने आपको बता ही दिया है कि एबनॉर्मल क्रोमोसोम का मीनिंग क्या होता है, रीजन क्या है, नॉन डिस्जंक्शन। और ये जो यहाँ पे जाइगोट जो बनता है आपका, या तो उसके पास मतलब उसके एबनॉर्मल क्रोमोसोम होगा, या तो ऐड होगा या फिर डिलीशन होगा, उसे कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी जो है आपकी वो क्या हो सकता है, मोनोजोमी मतलब 2n-1 एंड ट्रायजोमी 2n+1। अब यहाँ पे कौन, हाँ ये वाला देखो, ये वाला डेटा दिया गया है यहाँ पे, जो भी आप पूछ रहे थे ना वासु मुझसे, यहाँ पे क्या लिखा है, मोनोजोमी एंड ट्रायजोमी आर एस्टिमेटेड टू अकर इन बिटवीन द 10 to 25% ऑफ द ह्यूमन कंसेप्शन एंड इज द मेन रीजन फॉर द प्रेगनेंसी लॉस। तो यहाँ पे 10 से 25% चांसेस हैं कि प्रेगनेंसी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, अगर इस तरीके का यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। और अगर मान लेते कि कोई भी ऑर्गेनिज्म आपका सर्वाइव करता है तो उसमें क्या होता है, हमें वहां पे जो मिसिंग क्रोमोसोम है या एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है उसके अंदर हमें क्या नजर आते हैं, हमें मतलब फिजिकली हम उनको पहचान पाते हैं कि ये कैसे हैं। हो सकता है कि इनिशियली ना पहचान पाए, लेकिन एक टाइम के बाद, कुछ सालों बाद, 2-3 सालों बाद ही हमें पता चलने लग जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे जरूर है। ठीक है, और ये जो डाउन सिंड्रोम है ये एग्जाम्पल होता है आपका ट्रायजोमी का। ठीक है, और यहाँ पे जो नॉन डिस्टिंक्शन होती है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपकी माइटोसिस के टाइम पे होती है, मियोसिस के टाइम पर नहीं होती है, ध्यान रखना इसके बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारा आपको खुद ही पढ़ना है, यहाँ पे सारी बातें वही लिखी है। पॉलीप्लॉइडी रहता है, इसको मैं आपको अभी करवा देती हूँ। चलो, आपको एन्यूप्लॉइडी तो समझ में आ गया है कि क्या होता है, क्रोमोसोम ऐड हो रहा है या फिर क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, माइटोसिस के टाइम पे हो सकता है, मियोसिस के टाइम पे हो सकता है। अब ये पॉलीप्लॉइडी क्या आता है, इसको भी समझते हैं यहाँ पे। इसका मेरे पास अभी कोई डायग्राम नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको खुद ही बता देती हूँ यहाँ पे। पहली चीज तो ये जो पॉलीप्लॉइडी है, ध्यान रखना, एनिमल्स में बहुत ही रेयर होती है, बहुत ही रेयर। सबसे ज्यादा कॉमन होती है पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर। लेकिन आपको पता है जब पॉलीप्लॉइडी प्लांट्स के अंदर होती है, ये प्लांट्स को वहां पे बेनिफिट प्रोवाइड करती है, प्लांट से इसका कोई नुकसान नहीं होता है।
जो हम वीट खाते हैं ना, आपको पता है वीट आपकी वीट एग्जांपल है पॉलीप्लॉइडी का, उसके अंदर हेक्साप्लॉइड कंडीशन होती है। तो जितना ज्यादा वहां पे पॉलीप्लॉइडी होता है ना, उतनी ज्यादा वहां पे यील्ड मिलती है, मतलब हमें उतना ज्यादा वहां पे उसकी क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी। तो प्लांट के अंदर पॉलीप्लॉइडी का क्या है, बेनिफिट ही बेनिफिट है। एनिमल्स के अंदर क्या है, नुकसान है। और अगर मान लेते किसी ना किसी रीजन की वजह से ह्यूमन बीइंग में अगर पॉलीप्लॉइडी आती है ना, वो बच्चा तो कभी भी सर्वाइव नहीं करता, उसकी डेथ ही हो जाती है, उसके कोई चांसेस नहीं है सर्वाइव करने के। अब ये पॉलीप्लॉइडी होती क्या, इसको समझते हैं यहाँ पे। आप सबको पता है, अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें, हम कैसे कैसे ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड, डिप्लॉयड है। इस डिप्लॉयड का मतलब क्या है, हम बहुत बार कैरोटाइप कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, हमारे पास सारे क्रोमोसोम कैसे होते हैं, पेयर में होते हैं ना। हर एक क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं, 2 सेट होते हैं, ऐसे ही होता है। कम से कम ऐसे कितने सेट होंगे, 23। इसको बोलते हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म। लेकिन किसी किसी ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, यहाँ पे ये होते हैं ट्रायाप्लॉइड। ट्रायाप्लॉइड क्या होता है, अगर एक क्रोमोसोम के पास कितने सेट है क्रोमोसोम के, पर क्रोमोसोम 3 सेट, ये वाला। सारे क्रोमोसोम कितने सेट है, 3 सेट है। इसको बोलते हैं ट्रायाप्लॉइड कंडीशन, और इसी को बोलते हैं, मतलब हर एक पेयर के लिए 46 पेयर हाँ के जी लिए। बिल्कुल। यहाँ पे जो अभी हमने बात की ना कि नॉन एन्यूप्लॉइडी की, उसमें क्या होगा, ओनली सिंगल क्रोमोसोम पे ही ऐड होगा। मान लेते हैं कि जैसे इसी में मान लेते हैं, अभी देखिए पहला ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा ठीक है, तो चौथा मतलब ठीक है। 69 होंगे टोटल क्रोमोसोम काउंट। हाँ, और मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास 1 2 3 4 5 वाले क्रोमोसोम पे एडिशन हो गई थी। ये होता है इसमें एन्यूप्लॉइडी में, कि सारे सेट में के अंदर एडिशन नहीं हुआ है, मतलब पूरा होल सेट नहीं आपका डुप्लीकेट हुआ है, ओनली उसमें से कोई 1 पेयर था जिसके अंदर एक्स्ट्रा आ गया है, या फिर ओनली एक सिंगल बेचारा अकेला रह गया है। ये होता है एन्यूप्लॉइडी। बट पॉलीप्लॉइडी क्या था कि पूरा का पूरा सेट ही डबल हो गया है। जैसे यहाँ पे देखिए ट्रायाप्लॉइडी कंडीशन, या फिर हम बात करते हैं टेट्राप्लॉइडी की। टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4 4 पर क्रोमोसोम, मतलब जो पहला क्रोमोसोम उसके 4 सेट है, दूसरे वाले की भी 4 सेट है, मतलब मोर देन 2। कहने का मतलब वो है, जहां पे 2 से ज्यादा सेट आ गए ना, कहीं पे 3 आ गया है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, इसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। अच्छा, प्लॉइडी का मतलब क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर ना, सबको पता है। जब भी हम क्रोमोसोम की बात करते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं प्लॉइडी, कि कितना क्रोमोसोम है, और पॉली का मतलब हो गया मैनी, बहुत सारे। कितने, 2 से ज्यादा सेट है, 3 का सेट है, 4 का सेट है, 5 का ले लो, या फिर 6 का ले लो। यहाँ पे जैसे मैंने कहा वीट के अंदर ये वाली कंडीशन होती है, 6 वाली। ये देखिए कितने हैं, 3। ये मतलब आपका वहां पे पहला पहला क्रोमोसोम के यहाँ पे 6 सेट होंगे, दूसरे वाले के भी 6 होंगे। इसको बोलते हैं हेक्साप्लॉइड, जो हमें वीट में देखने को मिलती है। समझ आया पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, क्लियर हुआ पॉलीप्लॉइडी में और एनीप्लॉइडी में डिफरेंस क्या है। और आपको पता है कई बार होता क्या पॉलीप्लॉइडी में, एक चीज आप हमें और समझो। यहाँ पे क्या हुआ, कई बार तो देखिए यहाँ पे, जैसे आप सबको पता माइटोसिस होती है, और क्या होता है, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे एक सेल यहाँ पे 2 सेल बना देता है। तो हमें क्या देखने को मिलता है कि सेल डिवीजन होती नहीं है। तो जब सेल डिवीजन नहीं होती, यहाँ पे क्या होगा, एक ही सेल बना और सब में सारे के सारे क्रोमोसोम चले गए, तो कितने ज्यादा क्रोमोसोम होंगे, समझ पा रहे हो। टेलोफेज की बात ही होती है ना साइटोकाइनेसिस। तो अगर साइटोकाइनेसिस ना हो, आई होप आप, मुझे लग रहा है ये आपको समझ में नहीं आया होगा। आ गया असीम था आपको, यस मैम, क्लियर। नहीं ये समझ आया कि अगर आफ्टर टेलोफेज साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है, तो भी हमें आपको पॉलीप्लॉइडी वाली कंडीशन देखने को मिलती है। यस मैम। यस मैम, पक्का, वो डुप्लीकेट ही रह जाते हैं मैम क्रोमोसोम्स। हाँ जी बिल्कुल। चलो फिर भी एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एक सेल है नॉर्मल, यहाँ पे मैम इससे तो स्पर्म काउंट पे भी कम फर्क पड़ेगा। हाँ जी, अगर ये मियोसिस के केस में हो रहा है तो इससे तो फिर गैमीट के काउंट पे भी बहुत फर्क पड़ेगा।
हाँ जी बिल्कुल पड़ेगा, इसीलिए रेयर होता है ना, बहुत ही कम। अब यहाँ पे देखिए, जैसे पर सेल हमारे पास यहाँ पे कितने क्रोमोसोम है, 4 क्रोमोसोम है, आप देख सकते हो। ये पहला पेयर मान लेते हैं, आपका सेकंड पेयर मान लेते हैं। अब आप सबको पता है जब ये वाली कंडीशन हमें कब मिलती है, G1 फेज में। जब यहाँ पे एस फेज आएगा तो क्रोमोसोम यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएंगे। पहला वाला देखते हैं यहाँ पे, रेड वाला, ये डुप्लीकेट हो जाएगा इस तरीके से, और हमारे पास जो सेकंड क्रोमोसोम है ये भी आपका डुप्लीकेट हो जाएगा। आपका सेशन एंड होने वाला है, प्लीज रिज्वाइन कर लेना। ये आपका सेकंड क्रोमोसोम है। अब आपको पता है कि जो हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं इनका क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड है ना, ये आपस में इनका सेपरेशन होता है, ये सेपरेशन होगा ही नहीं। मतलब यहाँ